नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ समीर जी मौजूद हैं, जिन्हें आप अमर उजाला के मेन प्लेटफॉर्म पर खबरों के खिलाड़ी में खूब देखते रहते हैं। आज हमने इनसे बात करने का वक्त मांगा है मध्य प्रदेश की सियासत के लिए। क्यों? क्योंकि मध्य प्रदेश की सियासत को भी समीर जी आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, जानते हैं। मैं जिस सवाल से शुरू करना चाह रहा था, आज मध्य प्रदेश में एक बड़ा इवेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संत रविदास जी के मंदिर की आधारशिला रखने जा रहे हैं। इस इवेंट को वैसे तो देखा जा रहा है कि भाई वो एक धार्मिक योजना है जिसको सरकार ने बीड़ा उठाया था कि वो इस तरीके से मध्य प्रदेश में जो अलग अलग तीर्थ स्थल हैं उनका कायाकल्प करेंगे और उनको बदलाव करेंगे। लेकिन हर एक का ये अनुमान है कि इसके मैसेज पॉलिटिकल होंगे। आप कैसे देखते हैं, इसका क्या पॉलिटिकल मैसेज निकलकर सामने आने वाला है इस कार्यक्रम से? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार मध्य प्रदेश को फोकस कर रहे हैं और देश के गृहमंत्री अमित शाह का भी ध्यान लगातार मध्य प्रदेश की राजनीति पे लगा हुआ है, क्योंकि इस समय मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया जब कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए थे और मध्य प्रदेश में जब सरकार बनवाई थी, अब केंद्र को ये लग रहा है, प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह ये मान के चल रहे हैं कि सिंधिया के आने के बाद भी लड़ाई जो एक तरफा नहीं है, कांग्रेस जमीन पर बनी हुई है और इस स्थिति में कांटे का मुकाबला है और उसको लड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को मोर्चा संभालना पड़ रहा है। देखिए, इसके ऐसा नहीं आज रविदास के मामले के आधारशिला रखने प्रधानमंत्री खुद मध्य प्रदेश आ रहे हैं। उसके पहले आप देखेंगे, इसके पहले अमित शाह ने भी 5 जगह से जो यात्रा शुरू हुई थी उसको हरी झंडी दिखाई थी रानी दुर्गावती को लेकर। तो आदिवासी बहुल क्षेत्र से गई थी, क्योंकि लास्ट टाइम के चुनाव में आदिवासी जो वोट बैंक था वो बड़ी मात्रा में भाजपा से टूटकर कांग्रेस के पास चला गया था, जिसके कारण भाजपा को विधानसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए उस समय वो यात्रा शुरू की गई थी रानी दुर्गावती के 500वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में, और मुझे लग रहा है रविदास को भी देखते हुए यह वोटों की हुआ है। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की राजनीति में होने जा रहा है वो ये है कि हिंदुत्व को लेकर जो कांग्रेस हमेशा बचती रही थी, अब वह भी भारतीय जनता पार्टी को उसी की पिच पे, हिंदुत्व के पिच पे चुनौती देने की तैयारी कर रही है और ये बताना चाहती है कि हिंदुत्व सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है। हिंदुत्व विचारधारा के लोग और हिंदुत्व को आइडियोलॉजी मानने वाले लोग कांग्रेस के साथ भी। और आप देखेंगे, जब प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश आई थी तो उन्होंने नर्मदा यात्रा के वहाँ गई थी। इसके अलावा उज्जैन में उन्होंने किया था। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो खुद कमलनाथ जो प्रदेश अध्यक्ष है अभी और जो मुख्यमंत्री के चेहरे भी आने वाले चुनाव के अंदर, उन्होंने अपने छिंदवाड़ा में अभी बाबा बागेश्वर की कथा करवाई थी और उन्होंने एक बड़ा बयान भी दिया था। उन्होंने कहा था कि 82% हिंदू लोग हैं, तो यह हिंदुस्तान हिंदुत्व का है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कमलनाथ ये मौका छोड़ना नहीं चाहते कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार ये बताना चाहते कि कांग्रेस जो है वो मुस्लिम दृष्टिकोण की राजनीति करती है और हम हिंदुत्व की बात करते हैं, तो यह मौका वो भाजपा को नहीं देना चाहते। इसलिए कांग्रेस भी बराबर हिंदुत्व की पिच पर भाजपा के सामने डट के खड़ी रह रही है। पिछले विधानसभा चुनाव का अगर जिक्र करें, 116 बनाम 109 का 7 सीटों का डिफरेंस था और वो 7 सीटों के डिफरेंस को कांग्रेस कई बार, जैसा आपने कहा कि कमलनाथ मौका नहीं छोड़ना चाहते, वो इस बात का जिक्र बखूबी करते हैं कि इस बार हमें सिर्फ सरकार मत दीजिएगा, बहुत मजबूत सरकार दीजिएगा जब वो लोगों के बीच में जाते हैं। क्या कमलनाथ जिस तरीके से एक हार्ड हिंदुत्व की लाइन ले रहे हैं, क्योंकि इसको सॉफ्ट हिंदुत्व तो कहा ही नहीं जा सकता, अब तो वो यजमान हो रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री का जिक्र आपने कर दिया। जो जानकारी है कि अब प्रदीप मिश्रा जो दूसरे बड़े कथावाचक हैं मध्य प्रदेश में, बहुत जल्द वो भी छिंदवाड़ा आएंगे, अपना कार्यक्रम करेंगे। ऐसे में सिर्फ कॉरिडोर, सिर्फ लोक बनाना या ये कहना कि हमने तो तीर्थ स्थलों का कायाकल्प किया है, भाजपा को इस हार्ड हिंदुत्व की लाइन पर आने के लिए क्या कुछ करना होगा? क्योंकि 2 उदाहरणों का जिक्र आपने बखूबी किया सर। एक, प्रियंका गांधी नर्मदा जी की जयकार के साथ अपना भाषण शुरू करती हैं, नर्मदा आरती करते हैं, बगल में उनके एक हनुमान बने हुए प्रतिरूप खड़े रहते हैं। कमलनाथ के जो निर्वाचन क्षेत्र है, जहां उनके बेटे नकुलनाथ जहां से सांसद हैं, वहां पर धीरेन्द्र शास्त्री आते हैं, प्रदीप मिश्रा आने वाले हैं। तो ये तो हार्ड हिंदुत्व की जो लाइन है, इसकी बराबरी या इसकी काट भाजपा की तैयारी उसके लिए क्या है? क्या उस बारे में अगर आपको कोई जानकारी हो कि या उसको भाजपा को कैसे टैकल करना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, एक तो मैं उज्जैन के महाकाल लोक की बात करूं, जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान ने बनाया था, लेकिन जिस हिसाब से वहां पर मूर्तियां गिरी, उस पर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह एक एम्ब्रेसिंग सिचुएशन जरूर भारतीय जनता पार्टी के ले रही है और भारतीय जनता पार्टी के कैडर और हिंदुत्व के जो लोग हैं उनके कोर आइडियोलॉजी के, उनके लिए जरूर वो एक जो घटना घटी थी वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण थी। इसके अलावा देखिए, भारतीय जनता पार्टी का इस समय पूरा फोकस मध्य प्रदेश पे, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व की बात नहीं करेगी। इस समय भारतीय जनता पार्टी बताना चाहती है कि केंद्र की जो नरेंद्र मोदी की जो सरकार है और शिवराज सिंह चौहान के इसके पहले का जो कार्यकाल रहा था, कमलनाथ के पहले और अब का जो कार्यकाल रहा है, इसमें केंद्र की योजनाओं को लगातार प्रदेश के अंदर घर घर पहुंचाने का काम किया गया है। मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र ने प्रदेश के नेताओं को बहुत स्पष्ट कहा है, मुख्यमंत्री को संदेश गया है कि एक डाटा तैयार करिए कि केंद्र की योजनाओं के प्रदेश के अंदर कितने लाभार्थी है और उसका पूरा डाटा तैयार किया जा रहा है। और इसकी ये संभावना है, जो एक खबर है मेरे पास,
कि सितंबर एंड में या अक्टूबर के पहले सितंबर अधिसूचना लगने के 10 या 15 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उन लाभार्थियों से सीधा संवाद भोपाल में बैठ के करेंगे। और एक अंदाज जो अभी प्रदेश संगठन ने केंद्र सरकार को भेजा है कि लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा का डाटा तैयार किया जा चुका है जिन्होंने नरेंद्र मोदी की सरकार के जो लाभार्थी है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस बार पूरा फोकस है कि मैंने जो लगातार 9 साल में प्रदेश की जनताओं के लिए जो योजनाएं भेजी, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, उज्ज्वला योजना हो, जनधन योजना हो, शौचालय योजना हो, डायरेक्ट ट्रांसफ़र हो अकाउंट में किसानों के अंदर हो, या दूसरी जो योजना है उसका पूरा डाटा बैंक तैयार कर भारतीय जनता पार्टी इस कोशिश में है कि ऐसे 50% मतदाताओं का डाटा बैंक तैयार कर लिया जाए जो केंद्र की योजनाओं से लाभार्थी रहे और वो सीधे सीधे उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में हो, जिससे 50% का वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का मजबूत हो सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस से मिल रही वाली चुनौती को देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मध्य प्रदेश की राजनीति को मॉनिटर कर रहे हैं और अब मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी अमित शाह को जिस हिसाब से अमित शाह लगातार मध्य प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, बैठक कर रहे हैं। इसके अलावा भूपेन्द्र यादव को चुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है जो कुशल संगठन करता रहे, बिहार के प्रभारी रहे, उत्तर प्रदेश में उन्होंने दिखा है, गुजरात में वो संगठन के प्रभारी रह चुके हैं, महाराष्ट्र में वो चुनाव के प्रभारी रह चुके हैं। तो मुझे लग रहा है कि भूपेन्द्र यादव के आने के बाद, क्योंकि यादव ओबीसी में भी आते हैं, तो उस दिशा से भी भूपेन्द्र यादव का आना जरूरी रहा। इसके अलावा अनिल वेस्टर को उपचुनाव प्रभारी बनाकर भेजा गया है और नरेंद्र सिंह तोमर जो पिछले चुनाव में संयोजक थे मध्य प्रदेश विधान चुनाव के, उन्हें फिर से संयोजक बनाया गया है चुनाव प्रचार अभियान समिति का। तो मुझे लग रहा है कि प्रदेश की जो मजबूत संगठन है, जो नरेंद्र सिंह मध्य प्रदेश की राजनीति को बहुत बेहतर समझते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, 2 बार प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, संगठन के कुशल जानकार है। तो मुझे लग रहा है कि संगठन को मजबूत करने के लिए इस तरीके से नियुक्तियां की गई है और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी का इसको बेनिफिट होने वाला है। आखिरी सवाल सर, प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश में एक्टिव दिखाई दे रही है। जैसे आपने कहा कि जैसे मध्य प्रदेश पर अमित शाह को एक तरीके से कमान दी गई है, वो कमांड कर रहे हैं उस पूरे इलेक्शन कैंपेन को। कांग्रेस की अगर बात करते हैं, 3 जो चुनावी राज्य हैं जो उत्तर भारत के आते हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, प्रियंका गांधी लगातार मध्य प्रदेश में कार्यक्रम कर रही है ना, वो उस तरीके से छत्तीसगढ़ गई ना राजस्थान गई। और कांग्रेस की रणनीति को समझने वाले लोग ये कहते हैं कि इसका कारण यह है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं को चला रहे हैं। उसका जवाब देने के लिए प्रियंका गांधी एक बड़ा चेहरा होंगी। भाजपा इस प्रियंका गांधी वाले कैंपेन की काट के लिए क्या कोई तैयारी की? और उसमें एक सवाल और जोड़ दूँ, जिन नामों का आपने जिक्र किया है, कई लोग ये कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में भाजपा की दिक्कत भी यही है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पिछली बार सरकार नहीं ला पाए थे, बाद में उपचुनावों के बाद स्थिति बदली, फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा, उसके बाद गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा, कैलाश विजयवर्गीय, इतने बड़े नाम हैं और इन सबकी एस्पिरेशन है। क्या चुनावों के आने तक भाजपा अलग अलग गुटों में ना दिख जाए, वो अलग अलग नेता अलग अलग इलाकों में अपने लिए जोर आजमाइश ना करने लगे, ये डर भी है? बिल्कुल, केंद्रीय नेतृत्व इस बात को भली बात तरीके से जानता है कि प्रदेश के अंदर एक वर्चस्व की लड़ाई आपसी नेताओं में चल रही है और उसका खामियाजा केंद्र की जो भाजपा का संगठन है उससे न भुगतना पड़े और प्रदेश में सरकार हार न जाए। तो अमित शाह ने अपनी पहली बैठक में ये क्लियर कर दिया था कि पार्टी प्रदेश के अंदर सामूहिक नेतृत्व में लड़ेगी। देखिए, इस बार शिवराज सिंह चौहान के नाम की घोषणा नहीं होगी कि हमारे अगले मुख्यमंत्री होंगे। अमित शाह ने बहुत स्पष्ट कर दिया है। भूपेन्द्र यादव ने जब अपनी पहली बैठक ली थी भोपाल में, तब भी ये क्लियर कर दिया गया था कि प्रदेश में इस बार केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश के अंदर सामूहिक चुनाव लड़ा जाएगा और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे और केंद्र की योजनाओं के जो काम हुए प्रदेश के अंदर और शिवराज सिंह चौहान ने जो काम किया उसके आधार पर लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री कौन होगा इसका बाद में निर्णय लिया जाएगा और इसी कारण मुझे लग रहा है कि मुख्यमंत्री हटाए नहीं गए, क्योंकि एक तो पिछड़े समुदाय से आते हैं, ओबीसी आते हैं, इसलिए भी शिवराज को हटाना आसान नहीं है। और शिवराज के बाद इतने लोग मुख्यमंत्री बनने की लाइन में कि फिलहाल मुख्यमंत्री को हटा के वह प्रदेश में अस्थिर राजनीति नहीं करना चाहते। तो मुझे लग रहा है अभी सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। दूसरी प्रियंका गांधी जी के लिए मैं बात कहना चाहता हूँ कि प्रियंका गांधी जी को मध्य प्रदेश के अलावा तेलंगाना की भी जिम्मेदारी दी गई है और 2 प्रदेश है जहां प्रियंका गांधी कांग्रेस का चेहरा बनेगी। जैसे उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने काफ़ी काम किया था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का स्लोगन दिया था। हालांकि वो उत्तर प्रदेश के अंदर बहुत ज़्यादा कारागर नहीं हुआ था, लेकिन मध्य प्रदेश में जिस हिसाब से शिवराज सिंह चौहान मामा के रूप में सक्रिय हैं और लोकप्रिय हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए, बच्चों, लड़कियों के लिए बहुत योजनाएं लेके आए, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश में महिला वोटरों को देखते हुए कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को भेजा है मध्य प्रदेश में कि वह शिवराज का काउंटर करे और महिला वोटों को आकर्षित करे। तो मुझे लग रहा है कांग्रेस की एक रणनीति ठीक है, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा बड़ा चेहरा नहीं था जो मध्य प्रदेश में महिलाओं को आकर्षित कर सके। तो प्रियंका गांधी इसमें सूट बैठती है और इसी कारण प्रियंका गांधी ने अभी ग्वालियर में भी चुनावी सभा की थी और उनका अगले महीने, इसी महीने के एंड में और अगले महीने में फिर मध्य प्रदेश का दौरा है। तो मुझे लग रहा है अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मोर्चा संभालने वाली है। बहुत शुक्रिया सर। और जिस तरीके से जो जानकारी मिली, जो समीर जी ने बताया, मध्य प्रदेश की सियासत चुनावों के पास आने के साथ तेज़ होती दिखाई दे रही है और जो एक
पहले सवाल के जवाब में इनसाइड मिला था कि चुनावों की घोषणा से कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़े कार्यक्रम करने की तैयारी में है, जिसमें मध्य प्रदेश की कम से कम आधी आबादी, वो महिलाओं से अर्थ नहीं है, आधी आबादी यानी संख्या के हिसाब से आधी जनसंख्या प्रधानमंत्री से सीधा कनेक्ट कर सके। इन सारी चीज़ों का मध्य प्रदेश के चुनाव पर कितना असर होगा ये तो चुनावों के बाद समझ आएगा, लेकिन दोनों ही पार्टियों की रणनीतियाँ तैयार होती दिखाई दे रही हैं। आप देख रहे थे अमर उजाला मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की एक खास बातचीत। हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।